बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी 10th का चैप्टर नंबर 10 जो गैसेस एक्सचेंज है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स इसी चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं। तो उनमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स था और एयर पैसेजवेज इन ह्यूमंस, ये हमने पढ़ लिया है। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं कुछ उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो जिनमें लंग्स पहले नंबर पे हैं। एक साइड पे जितने भी एल्वियोलाई होते हैं, हम एल्वियोलाई के बारे में इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स होते हैं ये लंग्स के, जहाँ पे असल में गैसेस एक्सचेंज होता है या रेस्पिरेटरी सेंटर यही होता है, यहाँ पे ही गैसों का तबादला होता है। तो जितने भी एल्वियोलाई हैं वो मिल के एक साइड पे एक लंग बनाते हैं। अब लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ताकि इनमें से हवा बाहर जा सके, चेस्ट कैविटी में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मौजूद होते हैं और इन रिब्स के दरमियान में जो मसल्स हैं उनको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। उसके अलावा लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, और इस डायफ्राम का काम ये है कि ये भी लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है जब लंग्स में से हवा को बाहर निकालना है, और जब लंग्स के अंदर हवा को भरना है तो उस वक्त ये डायफ्राम जो है ये नीचे हो जाता है। उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं लंग्स की या कुछ खसूसियात। इनमें जो लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है और इसमें 2 लॉब्स होते हैं। इसी तरह जो राइट लंग है वो लार्जर है और इसमें लॉब्स जो हैं वो 3 हैं। इसके अलावा ये स्पॉन्जी होते हैं, मतलब सुराखदार होते हैं, इनमें सुराख ही सुराख होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि एयर पैसेजवेज हैं, इनमें ट्यूब्स ही ट्यूब्स होती हैं, तो इस वजह से ये स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक होते हैं, इनमें लचक होती है। उसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। कौन सी ब्लड वेसल्स लंग्स की तरफ आती हैं? पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स आती हैं, और उन्हीं की ब्रांचेस जो हैं वो लंग्स के अंदर मौजूद होती हैं। उसके अलावा लंग्स को फ्रिक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन्स ऊपर मौजूद होती हैं जिन्हें प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक लिक्विड मौजूद होता है। उस लिक्विड का काम ये है कि जब लंग्स फैलते हैं या सिकुड़ते हैं तो उस वक्त जो फ्रिक्शन हो सकती है साइड्स पे, साइड वाले ऑर्गन्स के साथ, उससे बचाते हैं। इसके अलावा लंग्स के अंदर हवा का दाखिल होना, इसको क्या कहते हैं, और लंग्स में से हवा का निकलना, इसको क्या कहते हैं? इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हवा जो है वो फेफड़ों के अंदर बही जाती है। द प्रोसेस इन विच एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। इसमें क्या होता है जी, इसमें रिब के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स फैल जाते हैं, क्योंकि हवा को अंदर भरना है और एरिया अंदर बढ़ाना है। और ये जो डायफ्राम है ये यहाँ पे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ये नीचे हो जाएगा। जब नीचे होगा तो चेस्ट कैविटी का जो एरिया है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाएगा, तो बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा तो बाहर से हवा फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। इस सारे प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं, और इसके उल्ट जो है वो एक्सहेलेशन है। एक्सहेलेशन में क्या किया जाता है? द प्रोसेस इन विच एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। तो इसमें क्या होता है, रिब मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं और रिब्स अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाती हैं, और जो डायफ्राम नीचे हो चुका था कॉन्ट्रैक्ट होकर, वो जब रिलैक्स होगा तो वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह चेस्ट कैविटी में जो वॉल्यूम है, एरिया है, वो कम हो जाएगा। जब कम होगा, प्रेशर पड़ेगा लंग्स के ऊपर, तो फिर हवा बाहर निकल जाएगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर। आखिर कौन सी चीज़ है जो सांस की रफ्तार को कंट्रोल करती है? हम देखते हैं कि जब हम नॉर्मली बैठे होते हैं या कोई काम नहीं कर रहे होते तो हमारे सांस की रफ्तार कम होती है, लेकिन जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज, तो फिर हमारे सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है। तो इसकी वजह क्या है? हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद, ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है, और वो सेंसिटिव किस चीज़ से है? कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो ब्लड में मौजूद है।
अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है तो रेस्पिरेशन यानी कि सांस की रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाएगी, और अगर ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो नॉर्मल रहती है तो वो फिर सांस की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी। इस तरह आप देखें जी, नॉर्मल हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, मतलब 1 मिनट में हम जो सांस लेते हैं वो 16 से 20 दफ़ा लेते हैं, लेकिन जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो फिर हमारे मसल्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बड़ा तेज़ हो रहा होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं। तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही होती है। जब ज़्यादा बनती है तो उसको जिस्म से निकालना भी ज़रूरी होता है। अब जब ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार तो फिर ये पैगाम चला जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन में मौजूद है, तो वो सांस की रफ्तार को तेज़ कर देता है, मतलब वो ऑर्डर जारी करता है डायफ्राम और रिब मसल्स को कि वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें और हवा को जल्दी से बाहर निकालें। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। अब सांस से मुतल्लिक़ कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस असल में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकाई हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं। जब स्वेल हो जाती हैं तो उसमें से सेक्रीशन ज़्यादा निकलती हैं, रतूतें खारिज होती हैं, लिक्विड खारिज होता है, वो लिक्विड इन्हीं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बड़ी तंगी होती है। अब ये होता किस वजह से, इसकी काज क्या है? ये वायरसेस की वजह से भी होता है, बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, और इसके अलावा कुछ केमिकल इरिटेंट्स अगर हमारे सांस के जरिए हम इनहेल कर लेते हैं तो फिर भी ये ब्रोंकाइटिस की जो बीमारी है वो हो जाती है। इस तरह उसके बाद जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में जो आम तौर पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो सिम्टम्स शामिल हैं वो चेस्ट टाइटनेस है, इसी तरह कफ है, चिल्स हैं मतलब ठंड लगना, और सांस में तंगी, ये चीज़ें हैं। तो ये इसकी सिम्टम्स हैं। उसके अलावा इसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो जल्दी ठीक हो जाती है, तकरीबन इसमें 2 हफ्ते लगते हैं और कोई परमानेंट टिश्यू डैमेज नहीं होता। और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये देरपा होती, बड़ी देर तक चलती है, इसमें तकरीबन 3 महीने से 2 साल लग जाते हैं ठीक होने में, और टिश्यूज़ परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में एम्फिसीमा। एम्फिसीमा में जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वो तबाह हो जाती हैं। जब एल्वियोलाई की वॉल्स तबाह होती हैं तो फिर जो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो अंदर एरिया है वो कम हो जाता है, लेकिन जो वो एल्वियोलाई वाला हिस्सा है उसमें जो अंदर एरिया है वो बढ़ जाता है, लेकिन वॉल्स कुछ डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वो जो है रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज के लिए जगह कम हो जाती है। जब कम होती है तो फिर मसाइल बनते हैं। कौन से मसाइल बनते हैं? ये सिम्टम्स की सूरत में है। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वही सांस में तंगी, थकावट होती है, उसके अलावा बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती हैं। और जब इस बीमारी का पता चलता है कि ये बीमारी होगी है तो उस वक्त तक तकरीबन 50 से 70% जो टिश्यूज है वो डैमेज हो चुके होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो नमोनिया है। ये इन्फेक्शन ऑफ लंग्स कहलाता है। अगर ये दोनों लंग्स में हो तो इसको डबल नमोनिया कहते हैं। इसकी काजेज में क्या है? इसकी मेन काज जो है वो एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके अलावा भी इसकी काजेज हो सकती हैं, कुछ वायरल काजेज हो सकती हैं, कुछ फंगल काजेज हो सकती हैं। सिम्टम्स में एज यूजुअल जैसे हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, हाई फीवर है, इसके अलावा ठंड भी लगती है, तेज बुखार और उसके साथ ठंड, और शिवरिंग है और कफ है, लेकिन कफ के साथ जो है वो स्पॉटम भी आता है, क्योंकि इस बैक्टीरियम का जो मोड ऑफ एक्शन है वो कुछ इस तरह है कि ये जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के साथ ही हमारे लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं उनके अंदर जाके सेटल डाउन हो जाता है, ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद ये टिश्यूज़ को खाता है। जब टिश्यूज़ को इस्तेमाल करता है तो टिश्यूज़ में पस बन जाता है और फ्लूइड जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाले मसाइल बनते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट के लिए जब बीमारी नहीं होती तो उससे पहले हम जानते हैं कि वैक्सीन दी जाती है, तो वैक्सीन भी अवेलेबल हैं।
अगर वो पहले कर ली जाएँ, और अगर ये नमूनिया हो गया तो उसके बाद फिर एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती हैं, हमें पता है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो लंग्स के बारे में, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के बारे में, रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा और नमूनिया। दैट वाज ऑल अबाउट